नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति आपका संसदीय क्षेत्र में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। चांदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 7 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। ये निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 1956 में अस्तित्व में आया। चांदनी चौक क्षेत्रफल के हिसाब से देश की सबसे छोटी संसदीय सीट है। देश के सबसे पुराने और सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों में से एक चांदनी चौक डॉक्टर हर्षवर्धन, राधा रमन, विजय गोयल और कपिल सिब्बल जैसे प्रमुख राजनीतिक नेताओं का चुनावी क्षेत्र रह चुका है। वर्ष 2024 में प्रवीण खंडेलवाल ने यहां से जीत हासिल की। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक सीट से बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां से जीत हासिल की। उन्हें 5,19,055 वोट मिले थे। 2014 के जनादेश की बात करें तो 2014 में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन, आम आदमी पार्टी के आशुतोष और कांग्रेस के दिग्गज कपिल सिब्बल ने यहां से चुनाव लड़ा। चांदनी चौक में 1957 से लेकर 2024 तक कुल 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सीटों की बात करें तो यहां आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारान शामिल हैं। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली जिले के कुछ हिस्से भी आते हैं। साथ ही उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिले के भी कुछ हिस्से इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद चांदनी चौक में बाहरी दिल्ली से कुछ विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया। चांदनी चौक की लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी मुद्दे काफी हद तक एक जैसे हैं, जिनमें अवैध अतिक्रमण, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव, खराब बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं का अभाव, पानी की किल्लत और सीलिंग जैसी समस्याएं शामिल हैं। चांदनी चौक यूं तो दुनिया भर में अपनी ऐतिहासिक महत्ता, धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक और संस्कृति के लिए जाना जाता है। वास्तुकला, पुरानी हवेलियां, खान पान, यहाँ की गलियां, ऐतिहासिक बाजार यहाँ की पहचान है। तो वहीं सदर बाजार, चावड़ी बाजार, खारी बावली जैसे देश के सबसे बड़े थोक बाजार और व्यापारिक केंद्र भी यहाँ हैं। प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने की वजह से यहाँ देश दुनिया के लोग आया करते हैं। यहाँ का प्राचीन हनुमान मंदिर, लाल किला, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा शीशगंज, गौरी शंकर मंदिर अमिट पहचान है। चांदनी चौक दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त क्षेत्र है। यहाँ के बाजार दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित है और इसी के नाम पर चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र का नाम भी पड़ा है। चांदनी चौक से 18वीं लोकसभा में संसद पहुंचे प्रवीण खंडेलवाल देश में व्यापारियों का जाना माना चेहरा हैं और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण खंडेलवाल विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं। 1977 से 1980 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रवीण खंडेलवाल ने ग्रेजुएशन किया। 1980 से 1984 के दौरान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही कानून की पढ़ाई की और उसके बाद सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से प्रवीण खंडेलवाल ने
व्यापारियों के साथ मिलकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का गठन किया। कैट ने वर्ष 2000 में राष्ट्रीय संगठन का रूप ले लिया। आज देश भर के 48,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठन कैट से जुड़ गए हैं, जिसका हिस्सा करीब 9 करोड़ व्यापारी हैं। आज कैट करीब 35 वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं के सहयोग से देश का सबसे बड़ा और सशक्त व्यापारी संगठन है। वर्ष 2010 में प्रवीण खंडेलवाल को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष बनाया। वर्ष 2024 में पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए टिकट भी दिया और प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जयप्रकाश अग्रवाल को हराकर भाजपा की झोली में डाल दी। मैं प्रवीण खंडेलवाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। प्रवीण खंडेलवाल वर्तमान में 26 सितंबर 2024 से संसद की वाणिज्य संबंधित समिति के सदस्य हैं। वाणिज्य संबंधित समिति एक ऐसी संसदीय समिति है जो वाणिज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा और सुझाव देती है। ये समिति भारत में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद होती है। वहीं 18वीं लोकसभा में प्रवीण खंडेलवाल के अब तक के सफर की बात करें तो उन्होंने संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी और चर्चाओं में हिस्सा लिया। एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, एयर पैसेंजर बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए और एविएशन सेक्टर के डेवलपमेंट और ग्रोथ को देखते हुए मॉडर्न और एफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है और इसलिए इस विधेयक का आना अपने आप में बहुत आवश्यक है। सड़क से लेकर संसद तक प्रवीण खंडेलवाल की एक ही प्राथमिकता रही है और वो है क्षेत्र के विकास की। इसी क्रम में मामला देश हित का हो या संसदीय क्षेत्र का हो, वो लगातार जनता की आवाज बनकर लोकसभा की चर्चाओं में सक्रिय रहते हैं। वहीं प्रश्नकाल के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रश्नों के माध्यम से दर्ज कराते हैं। इनमें प्रमुख है दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर प्रश्न, ई-कॉमर्स नीति पर सरकार से पूछा गया सवाल, वहीं दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के पुनर्उद्धार कार्यक्रम को लेकर भी सवाल किया, तो डीडीए मार्केट्स में शिकायतें और दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सवाल किया। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण हेतु नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय लोकसभा में उठाए। प्रवीण खंडेलवाल का लंबे समय से जनसेवा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। बात चाहे व्यापारिक समुदाय के मुद्दों की हो या क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की, वो हर वक्त हर समय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। बाजारों में जाकर वहां की समस्या सुनना हो या उनके निवास पर समस्याओं का निवारण करना, लोगों का तांता हमेशा उनके आसपास लगा रहता है और कोई भी उनके पास से निराश होकर नहीं लौटता। पेशे से व्यापारी होने के साथ साथ आज प्रवीण खंडेलवाल सांसद बनने के बाद से जनसेवक की अपनी अनूठी पहचान बना चुके हैं। वहीं उनका अपने लोकसभा क्षेत्र और क्षेत्र वासियों के प्रति जो लगाव है, उनकी तस्दीक उनका परिवार भी करता है। बचपन से ही बहुत मेहनती था। उसके ताऊजी भी पॉलिटिक्स में थे, तो बस अपने ताऊजी के साथ, और वैसे भी ना शुरू से ही बचपन से ही उसको बहुत शौक था और परिवार बड़ा था, तो परिवार में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई आगे बढ़ने के लिए। जनता के प्रति वो शुरू से ही समर्पित थे। पहले व्यापारियों की सेवा में लगे हुए थे, अब वो आम जनता के लिए सब वो सुनते हैं, सुबह से उनको टाइम देते हैं और परिवार के लिए थोड़ा टाइम कम निकाल पाते हैं, लेकिन अब कोशिश करते हैं बच्चे उनको
एक हफ्ते में 10-15 मिनट का उनको साथ टाइम निकालें और उनके साथ बच्चों के बच्चों के साथ स्पेंड करें। घर उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे लास्ट में ही आता है फिर भी, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपने क्षेत्र में देते हैं, अपने लोगों के बारे में, उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। और फिर उनका एक व्यापारी नेता वाला जो एंगल है, जगह जगह हर सिटी में जाना और उनको अपलिफ्ट करना, ये उनका मेन मोटिव रहता है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जितना काम करना, उनके लोगों के लिए जितना एफर्ट करना, तो हम रोज़ में देखते हैं जितनी वो मीटिंग करते हैं, जितने वो लोगों से मिलते हैं, जितनी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, देन डेफिनेटली जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी डेवलपमेंट, एंड देन ऑफ कोर्स फैमिली। तो फैमिली के लिए वो हमेशा अवेलेबल हैं, ऑन कॉल। तो जब भी हमें उनको मिलना होता है, कुछ प्रॉब्लम अपनी शेयर करनी होती है, तो हम डेफिनेटली उनको रीच आउट करते हैं और वो हमेशा एक सॉल्यूशन निकालते हैं। चाहे कोई आम आदमी हो या राजनेता, परिवार हमेशा किसी भी सफलता को हासिल करने में बुनियाद का काम करता है। और प्रवीण खंडेलवाल का परिवार भी हमेशा उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है, ताकि वो अपने काम को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें। प्रवीण खंडेलवाल भी एक ऐसे ही परिवार से आते हैं और अपने दिन की शुरुआत वो अपनी माता श्री के आशीर्वाद लेने के बाद ही शुरू करते हैं। कहीं भी जाना हो या कोई भी काम हो, घर से निकलकर सबसे पहले प्रवीण खंडेलवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, 35 वर्षों से आप व्यापारियों के संगठन के साथ जुड़े हैं, देश भर के व्यापारियों को एक करने का आपने काम किया है, वहीं आप अब लोकसभा सांसद के तौर पे एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और क्षेत्र भी ऐसा मिला है आपको जहां पे व्यापारी ज़्यादातर हैं। ऐसे में आप व्यापारी और राजनीति दोनों को मिलाकर कैसे देखते हैं और इस सफ़र की शुरुआत कब हुई, किससे आपको प्रेरणा मिली इस व्यापारियों को जोड़ने को लेकर देश भर में? देखिए, वैसे मेरा जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ और मैंने बचपन से राजनीति को देखा है, लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को बनाने का प्रेरणा मुझे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिली। मैं एक व्यापारी समस्या को लेकर के उनके पास गया 1990 में, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर इतना ही शौक़ है तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापारी का संगठन बनाओ। और कभी कभी किसी बड़े नेता की बात वो दिल को घर कर जाती है। उसके बाद वो 1990 में सफ़र शुरू हुआ, लोग मिले, चलते गए, मिलते गए, 10 साल लगे और सन 2000 में राष्ट्रीय स्वरूप का ये व्यापारी संगठन बना, जो आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नाम से देश के लगभग 9 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और लगभग 48,000 से ज़्यादा व्यापारी संगठन इसके साथ में जुड़े हैं। किंतु सांसद बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, न केवल अपने संसदीय क्षेत्र के निवासियों के प्रति, बल्कि और जो संसदीय कार्य हैं उनको भी समय से संपादित करने के प्रति। और परमपिता परमात्मा की कृपा है कि मैं अभी तक दोनों के बीच एक सामंजस्य बना के चल रहा हूँ। सर, अगर हम बात करें चांदनी चौक की, ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अगर हम कहें तो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में चांदनी चौक के विकास को लेकर, व्यापारियों को लेकर, और मतलब अगर लोग वहाँ आते भी हैं घूमने के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी, तो आपकी क्या सोच है? क्या आप सोचते हैं चांदनी चौक को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चांदनी चौक की एक अलग पहचान भी है? चांदनी चौक देश का सबसे मशहूर चुनाव क्षेत्र है और चांदनी चौक की अपनी एक ऐतिहासिकता है, लेकिन बदलते समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ समावेश करते हुए
ना केवल चांदनी चौक में रहने वाले नागरिकों का जीवन अच्छा हो, बल्कि व्यापारी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं एक लंबे समय से और जिनकी वजह से चांदनी चौक जाना जाता है, उनकी भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, और अगर हम मूलभूत समस्याओं की बात करें तो ट्रैफिक एक समस्या है, एनक्रोचमेंट दूसरी समस्या है, सीवर का ख़राब रहना तीसरी समस्या है, बेतरतीब बाज़ार बने हैं चौथी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना प्रमुख क्षेत्र होने के बाद भी किसी भी सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, किसी ने भी मार्केटों के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केटों का डेवलपमेंट हो, रीडेवलपमेंट का प्लान पर मेरी टीम काम कर रही है। जब हम चांदनी चौक लोकसभा की बात करते हैं तो एकदम ध्यान में आता है कि शायद चांदनी चौक की ऐसा नहीं है। मेरी लोकसभा तो शालीमार बाग, पीतमपुरा, रानी बाग और मुकरबा चौक तक फैली हुई है, तो मुझे वहाँ का भी ध्यान रखना है। वहाँ की जो लोकल मार्केटें हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो। वहाँ ज़्यादातर रिहायशी इलाका है, तो उन रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याएं कैसे सुलझें, क्योंकि मेरे यहाँ अगर स्लम बस्ती है तो पॉश इलाके भी हैं, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स भी हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। और जब हम चांदनी चौक की बात करें तो जमुना के इस कोने से लेकर के मुकरबा चौक तक और मुकरबा चौक से लेकर के पीरागढ़ी तक का ये जो क्षेत्र है, और उसके बाद पीरागढ़ी से ले तो ITO तक, इस पूरे क्षेत्र की समग्र विकास की कल्पना मेरे दिमाग में है। अब दिल्ली में सरकार भी बीजेपी की है, और बात करें तो अब ये डबल इंजन की बजाय ट्रिपल इंजन हो गया है, निगम में भी आपकी सरकार है। ऐसे में अब तीनों के बीच में आप कैसे कड़ी का काम करेंगे, और कौन सी आपकी प्राथमिकताएं अपने क्षेत्र को लेकर, जिनका विकास सबसे पहले आप देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम तीनों वर्टिकल में एक बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित हुआ है, और ये सामंजस्य हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोर है। कोई ऐसा नहीं, दिल्ली में हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है और बहुत राज्यों के अंदर ट्रिपल इंजन सरकारें हैं, तो वहाँ के अनुभव से हम लोगों ने सीखा, और सबसे पहले हमने प्राथमिकताओं को लिस्ट किया है कि कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका पहले निराकरण जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अगर यमुना साफ़ करनी है तो वो भी हमारी प्राथमिकता पर है, तो दिल्ली में सीवर सारे साफ़ हो जाए, ये दूसरी प्राथमिकता पर है। टूटी हुई सड़कें हैं वो सड़कें बन जाएं, दिल्ली में नए फ्लाईओवर बन जाएं, दिल्ली में मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो मजबूती से हो जाए। सर, अगर हम बात करें 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को लेकर, ऐसे में दिल्ली की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो फिर उसमें सबका विकसित होना जरूरी है, और दिल्ली का इसलिए विकसित होना जरूरी है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। आम आदमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 5-6 विज़न हैं, उस विज़न के साथ में कैसे जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और अगर हम विज़न की बात करें तो स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लखपति दीदी, मुद्रा योजना, विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, डीजी सखी योजना, इसके अलावा अन्य प्रकार की जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी हैं, उन योजनाओं के ज़रिए आम व्यक्ति तक, और जब मैं योजनाओं की बात करता हूं तो अगर हॉकर्स की बात करें तो हॉकर्स के लिए योजना है, मजदूर की बात करें तो मजदूर के लिए योजना है, व्यापारी की बात करें तो उसके लिए योजना है, घर में काम करने वाली महिला के लिए भी प्रधानमंत्री ने योजना लाई है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि प्रधानमंत्री जी का विज़न बहुत बड़ा है, और उस विज़न में समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है, जिसका लाभ लेकर के वो अपने आप को भी समृद्ध कर सकता है और हमारी इकोनॉमी को भी समृद्ध कर सकता है। हमारा काम केवल इतना है कि इस पूरी योजना के बीच में हम एक सशक्त सेतु का काम करें। मैं वही काम कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में किस तरह से आप लैंड पूलिंग को लेकर, या कहें दिल्ली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल्स की बात करें,
आने वाला कोई प्लान आपका हो? दिल्ली के जो आउटर क्षेत्र हैं, अगर मैं कहूँ ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें अभी भी बहुत जगह है। इसीलिए हम लैंड पूलिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं। दिल्ली में लैंड वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके डीडीए यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो जो लैंड का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं हो सकती, हम वर्टिकल ग्रोथ को कैसे प्रमोट करें। तो जैसे अभी हम मार्केटों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम मार्केटों को वर्टिकली डेवलप करें। तो वर्टिकली डेवलप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि इसमें जो हमारे व्यापारी संगठन हैं या RWAs हैं, हमें उनकी राय लिए बगैर, उनकी सहमति लिए बगैर नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी सहमति लेकर के करेंगे तो उनके मन के अनुरूप हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, और वही डेवलपमेंट सच्चे अर्थों में विकसित दिल्ली और विकसित भारत की डेवलपमेंट होगी। विकसित दिल्ली की बात करें तो अपने क्षेत्र में प्रदूषण कम हो और स्वच्छ जल, वहीं यमुना निर्मल हो, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत सबसे प्राथमिकता के तौर पे है। तो आपका ऐसा क्या योजनाएं हैं जो अपने क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली के विकास में भी काम आए? देखिए, इन तीनों विषयों पर हमारी दिल्ली की सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। लेकिन हमारी सरकार ने और हमारे सारे विधायकों ने सुपर स्टैकर मशीन लगा करके सिवर लाइन की सफाई शुरू कर दी है। जहाँ जहाँ पर डैमेजेस है, जहाँ जहाँ पर डाइवर्जन है, उस डैमेज और डाइवर्जन को कैसे ठीक किया जाए उसके ऊपर काम कर दिया है। जल बोर्ड की जिम्मेदारी है। अभी 11,000 टैंकर हमारी सरकार ने दिल्ली में दिए, जिसमें GPS की ट्रैकिंग है। इसके अलावा जल का शोधन कैसे हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है, दिल्ली के साथों सांसद काम कर रहे हैं, दिल्ली नगर निगम काम कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का सीधा नेतृत्व हमें प्राप्त है। तो उस कारण से मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बेहतर दिल्ली का जो वादा हमने दिल्ली के लोगों के साथ में किया था, उसमें बेहतर करेंगे। और जब दिल्ली बेहतर होगी तो चांदनी चौक का संसदीय क्षेत्र भी उतना ही बेहतर होगा। जी सर, अगर हम बात करें जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं, जिस तरह से आप अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों को आपने पार्लियामेंट में भी उठाया है समय समय पर। कौन से ऐसे विषय रहे हैं जो आपकी पहली प्राथमिकता रहेगा, जो संसद में आप क्षेत्र की आवाज़ बन के उठाएँ या उठाते रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो बहुत एकदम प्रायोरिटी पर है, वो कुछ फ्लाईओवर हैं जिनको बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दिल्ली डीकंजस्ट हो। आज ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि बाहर का जो ट्रैफिक आता है वो भी उसी रोड पर आता है जो रोड पर मैं और आप चलते हैं। तो बाहर का ट्रैफिक बाहर निकल जाए, उसके लिए आज़ाद मार्केट से लेकर के KMP तक का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पहले ही पास किया है। अभी मैं न्यू रोहतक रोड पर एक फ्लाईओवर प्रस्तावित कर रहा हूँ। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जैसे मैंने आपसे कहा वर्टिकल ग्रोथ, कुछ एरियाज़ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो मैं DDA के साथ MCD के साथ बात कर रहा हूँ, उनको हम वर्टिकली डेवलप करें। तो या तो उसको हाउसिंग के लिए यूज़ में लाएं, या उसको हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप करें, कन्वेंशन सेंटर के रूप में डेवलप करें। तो बेसिक रूप से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली में केवल और केवल वर्टिकल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सर, अगर हम बात करें साथ ही साथ संसद में आप लगातार आवाज़ उठाते रहें क्षेत्र की, हम बात करें संसदीय समितियों की, जिन समितियों का आप हिस्सा रहे हैं, लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जितना संसद महत्वपूर्ण है, संसद की कार्यवाही महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा संसदीय समितियों की महत्ता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और किन समितियों का आप हिस्सा हैं? देखिए, किसी भी लोकतंत्र में आपने बिल्कुल ठीक कहा, संसद बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हो या पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी हो, उनका अपना एक रोल होता है कि वहाँ पर हम छोटे समूह में बड़ी बातें करते हैं। मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, मैं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर हूँ, और इन कमेटी की मीटिंगों में हमने बारीकी से
अनेक विषयों पर, जो अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो भारत के व्यापार और उद्योग से संबंधित अनेक विषयों पर हमने चर्चाएं की हैं। हमने समय समय पर मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया है, उनसे बातचीत की है। इसी प्रकार से कंज्यूमर अफेयर्स में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। सर, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चांदनी चौक से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, जिन्होंने बताया उनकी क्षेत्र को लेकर जो प्राथमिकताएं हैं उस पर उन्होंने बात की। उनका 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए, जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए वो तत्पर हैं, काम कर रहे हैं। और दिल्ली की ट्रिपल इंजन की सरकार और तीनों के बीच में तालमेल वो बिठा के क्षेत्र का विकास करेंगे। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।